नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि हम एंथ्रोपोलॉजी का जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो पहला टॉपिक होगा यूनिट 6, पेपर 1 का यूनिट 6 जो है दैट इज छठवां यूनिट रिगार्डिंग थ्योरीज, एंथ्रोपोलॉजी की थ्योरीज। वहां से हम स्टार्ट करेंगे बिकॉज थ्योरीज है एंथ्रोपोलॉजी का बेस। वो समझ लेंगे तो बाकी समझने में आसानी होगी। सो थ्योरी से स्टार्ट करेंगे और पहली थ्योरी है क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक है एंथ्रोपोलॉजी हमारे कोर्स का। ये फ्री कोर्स होने वाला है। पूरा कोर्स पूरा सिलेबस कवर करूंगा मैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों बहुत काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे हम, लेटेस्ट एग्जांपल्स केस स्टडीज के साथ। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी देखते चलेंगे। और पहला टॉपिक है क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म। ठीक है। सो जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा था जिसमें मैंने बुक लिस्ट के बारे में बताया था, मैं एक चीज़ मिस कर गया था, उसके बारे में बता देता हूँ। मैंने जो बुक लिस्ट बताई थी, बुक लिस्ट तो ठीक है, उसको आपको पढ़ना है। बट सबसे पहले अगर आप बिगनर हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप एक काम करेंगे। आप केरला केरला स्टेट बोर्ड, उसको बोलते हैं केरला, SCERT भी कहते हैं, केरला स्टेट बोर्ड की क्लास 11 एंड 12 की एंथ्रोपोलॉजी की किताब डाउनलोड करेंगे। इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है। इसका PDF डाउनलोड करें। दो किताबें हैं, क्लास 11 की एक किताब है, क्लास 12 की एक किताब है। आप ये 11 और 12 की केरला स्टेट बोर्ड की एंथ्रोपोलॉजी को रीड करें इत्मीनान से, तसल्ली से। इसको आप कम से कम 2 वीक्स दें। एक वीक में क्लास 11, एक वीक में क्लास 12, 2 वीक में आप क्लास 11 12 की बुक्स खत्म कर लें। इस किताब को आपको, इसमें नोट्स नहीं बनाना है, इसमें अंडरलाइन नहीं करना है, वापस आके इसको रिवाइज भी नहीं करना है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये बेस है। ये अगर आप पढ़ लेंगे केरला स्टेट बोर्ड की दोनों 11 और 12 की बुक्स अगर पढ़ लेंगे, तो आपको एंथ्रोपोलॉजी पूरा UPSC या स्टेट सिविल सर्विसेज के एंथ्रोपोलॉजी का जो ओवरऑल सिलेबस है उसका एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको, ये दो पतली किताबें पढ़ के। सो इसको पढ़ लेना है आपको, एंथ्रोपोलॉजी टोटल एक ओवरऑल बर्ड्स आई व्यू आपको समझ में आ जाएगा। और फिर आप शुरू कर सकते हैं जो मैंने बुक लिस्ट में जिन किताबों का नाम बताया है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं पहले टॉपिक पे। तो एंथ्रोपोलॉजी ये शब्द तो काफी पुराना है, 4th सेंचुरी BC, 4th सेंचुरी BCE, यानी कि आज से तकरीबन 2400 साल पहले ग्रीक में एरिस्टोटल, अरस्तु बोलते हैं हिंदी में, एरिस्टोटल ने ये शब्द पहली बार यूज किया था, एंथ्रोपोलॉजी। 2400 साल पहले ये शब्द इस्तेमाल किया गया था। बट इस शब्द को एक सेपरेट इंडिविजुअल सब्जेक्ट बनने में काफी टाइम लग गया, काफी टाइम लग गया इसको बनने में। ये इवन कुछ 100 साल, 200 300 साल पहले भी इसको एज अ ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ा जाता था। सो सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है जहाँ पे हम सोसाइटी को पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स की सोसाइटी को पढ़ते हैं। तो ये कहा जाता था कि सोशियोलॉजी का वो ब्रांच, सोशियोलॉजी की वो शाखा जो प्रिमिटिव सोसाइटीज को, सिंपल सोसाइटीज को, ट्राइबल सोसाइटीज को, आदिवासी कल्चर्स को जो स्टडी करती है, सोशियोलॉजी की वो शाखा जो ट्राइबल्स की सोसाइटी को स्टडी करती है, उसी को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता था। सो सोशियोलॉजी का में बहुत सारे ब्रांचेस थे, उसका एक छोटा सा ब्रांच था एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी वाज अ स्मॉल ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। ये चलता आया टिल 1884। 1884 वो साल था जब एंथ्रोपोलॉजी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, इंग्लैंड में, एक सेपरेट सब्जेक्ट का दर्जा दिया। पहली बार इसको एक अलग सेपरेट इंडिविजुअल सब्जेक्ट का दर्जा मिला, जिसमें डिग्री कोर्स अवेलेबल कराया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1884 में। अच्छा, इंडिया में 1884 85 में क्या चल रहा था? मॉडर्न इंडिया जिन्होंने पढ़ा हुआ है, 1884 85 में क्या मेन बड़ा मुद्दा चल रहा था मॉडर्न इंडिया में, वो आप लोग थोड़ा कमेंट्स में बता सकते हैं नीचे। सो 1884 में इसको एज अ सेपरेट सब्जेक्ट इस्टेब्लिशमेंट मिली। क्यों मिली इस्टेब्लिशमेंट? मिली कुछ महान स्कॉलर्स थे, उनके काम को देखते हुए। कुछ लोग थे, E.B. टाइलर, एडवर्ड बर्नेट टाइलर इंग्लैंड में, L.H. मॉर्गन, लिविस हेनरी मॉर्गन अमेरिका में, और जेम्स जॉर्ज फ्रेजर, ये भी इंग्लैंड में। ये दोनों थोड़ा पहले थे, 1850 से 1900 के आसपास
इनका काल था 50-60 साल का, और इनका काल 1900 के बाद था। सो ये तीन स्कॉलर्स ने काफी मेहनत की, काफी काम किया, जिसकी वजह से स्पेशली टाइलर और मॉर्गन, इनके काम को सराहा गया चारों तरफ, और इनके काम की वजह से एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट को एक अलग पहचान मिली और इसको एक सेपरेट सब्जेक्ट का दर्जा में दिया गया। सो ये जो स्कॉलर्स हैं, टाइलर, मॉर्गन, फ्रेजर, इन्हीं को हम कहते हैं क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट्स। ये क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट्स हैं, और इनकी थ्योरी को कहते हैं क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म। क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म इन्हीं की थ्योरी है, और इन्हीं की थ्योरी से एंथ्रोपोलॉजी होती है स्टार्ट। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप ये पीडीएफ देख पा रहे हैं। तो हम कहाँ पे हैं? हम हैं पेपर 1 में। पेपर 1 का यूनिट 6 से स्टार्ट कर रहे हैं हम क्यों यूनिट 1 2 3 4 बाद में करेंगे वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है मेरी पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं। यूनिट 6 में 10 थ्योरीज दी हुई हैं। 10 थ्योरीज में से हम करने जा रहे हैं क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म। आप देखेंगे ये इवोल्यूशनिज्म सब नीचे भी है, रिपीट है, बट ये है नियो इवोल्यूशनिज्म। नया इवोल्यूशनिज्म ये बाद में आता है, पहले क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, पुराना इवोल्यूशनिज्म, ओल्ड इवोल्यूशनिज्म पहले हम करेंगे, और बाद में नियो इवोल्यूशनिज्म करेंगे। ठीक है, टाइलर, मॉर्गन, फ्रेजर, क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म। ठीक है, सो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म थ्योरी में जाने के पहले आपको समझना होगा इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन अर्थ आपने जरूर सुना होगा। जितनी जंतु, पेड़ पौधे प्राणी हैं, सब इवॉल्व किए हैं ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स। सो एक सिंगल सेल से उत्पत्ति हुई लाइफ की, एक सिंगल पार्टिकल जो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता था, तकरीबन 3.5 बिलियन साल पहले, 3.5 बिलियन ईयर्स को धरती पे जीवन की उत्पत्ति होती है। और वो एक सिंगल पार्टिकल, एक सिंगल सेल्ड बॉडी आस्ते 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 इवॉल्व होते 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 आज जो बड़े बड़े विशालकाय पेड़ हैं, बड़े बड़े जानवर हैं, और जो हजारों करोड़ों तरह के जानवर जो आए और चले गए, विलुप्त हो गए, खत्म हो गए, ये सब वहीं से आए हैं, सिंगल सेल्ड एनिमल से, एक सिंगल कोशिका वाले एनिमल से। और ये क्या है? ये इवोल्यूशन है, एक सिंपल रूप में स्टार्ट होते हुए आस्ते आस्ते डेवलप करते हुए, बढ़ोतरी, उन्नति करते हुए, प्रोग्रेस करते हुए कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना। सिंपल से स्टार्ट होते हुए, एक सिंपल फॉर्म से स्टार्ट होते हुए बढ़ते बढ़ते कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाना, ये है इवोल्यूशन। हमारे जितने भी जीव जंतु हैं, सबकी उत्पत्ति एक बहुत सिंपल फॉर्म में हुई है, और आस्ते आस्ते एक सिंगल सेल पहले था, वहां से देखिए हमारा आज एक शरीर है जहाँ पे करोड़ों कोशिकाएं हैं, जिसमें अलग अलग ऑर्गेन्स हैं, मस्तिष्क है, हाथ पांव आंख नाक मुंह सब है। काफी कॉम्प्लेक्स हो गए हैं हम, काफी कॉम्प्लेक्स हैं। पहले एक सिंगल सेल सब कुछ किया करता था, अब बॉडी में हर कुछ के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन्स हैं। सो इसको इवोल्यूशन कहते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते रहना। ठीक है, सो यही इवोल्यूशन, ये काफी पॉपुलर कब हुआ? 1858 में, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? हु रोट दिस बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? नीचे कमेंट्स में बताएं। अच्छा, मैं बता देता हूँ, बताना पड़ेगा। चार्ल्स डार्विन, द ग्रेट चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ने किताब लिखी 1858 में, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जहां पे उन्होंने बताया कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है, कैसे हर तरह के जीव जंतु जो आज धरती पे दिखते हैं, उनका एंसेस्टर, उनका कोई और हुआ करता था, काफी जनरेशन्स, काफी लाखों जनरेशन पहले, कैसे वो एक सिंपल फॉर्म से इवॉल्व होते होते आज इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। सो ये इवोल्यूशन की थ्योरी को काफी क्रिटिसाइज किया गया, बिकॉज ये टाइम था जब लोग काफी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लोग माना करते थे कि ठीक है, लोग बाइबल में या अलग अलग तरह की जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसमें बिलीव करते थे कि संसार को ऊपर वाले ने बनाया है कुछ हजार साल पहले, कुछ हजार साल पहले संसार की उत्पत्ति हुई है। तो जब डार्विन ने बोला कि लाखों करोड़ों साल से हम चले आ रहे हैं इवॉल्व होते होते, तो बहुत लोगों ने उन्हें बहुत गरियाया, गाली वाली दी कि क्या बकवास कर रहे हो भाई। बट उन्हें मारा नहीं गया, वो जिंदा रहे और वो अपनी थ्योरीज का प्रचार करते रहे। तो ये थ्योरी कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया, कुछ लोगों ने बहुत सराहा, कुछ लोगों ने इसे बहुत लाइक किया। तो जिन लोगों ने इसे बहुत सराहा और लाइक किया उसमें टाइलर भी थे, एडवर्ड बर्नेट टाइलर, ईबी टाइलर। ईबी टाइलर को ये थ्योरी पढ़ के बहुत मजा आया। उन्होंने बोला कि यार, डार्विन कह रहे हैं कि जितने सारे जीव जंतु हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो उन्होंने इवॉल्व किया है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो इवॉल्व करते हैं, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक मतलब लिविंग चीजें, लिविंग चीजें इवॉल्व करती हैं, उसे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन करते हैं। टाइलर को लगा कि नहीं, डार्विन ने तो कहा ठीक है, बट
मुझे कुछ और इसमें ऐड करना है। टाइलर ने क्या ऐड किया? टाइलर ने बोला कि जो कल्चर है, जो हमारा कल्चर है, संस्कृति, संस्कृति भी इवॉल्व करती है। सिर्फ पेड़ पौधे जीव जंतु इवॉल्व नहीं करते, उनकी संस्कृति भी इवॉल्व करती है, उनका कल्चर भी इवॉल्व करता है। कल्चर ऑल्सो इवॉल्व्स। तो इन्होंने इसको बोला कल्चरल इवोल्यूशन। सो डार्विन ने दिया थ्योरी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का, जीव जंतुओं वाला। टाइलर ने उसको बड़ा, उसको थोड़ा एक्सपैंड करके उसमें कल्चर को घुसाया, कल्चरल इवोल्यूशन। कल्चर भी इवॉल्व करता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर। पहले काफी सिंपल कल्चर हुआ करता था, स्टोन टूल्स। पहले हम पत्थर के कुछ छोटे मोटे टुकड़े उनसे काम चलाते थे। आज देखिए किस तरह की मशीनें यूज हो रही हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। पहले कपड़ा, रहन सहन, खाना, घर बार सब कुछ बहुत सिंपल हुआ करता था। आज कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। पहले समाज सिंपल हुआ करता था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, कौन लीडर होगा, कौन कैसे लीड करेगा, कैसे इकोनॉमी चलेगी, सब कुछ कितना सिंपल हुआ करता था। आज इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम्स सब कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो कल्चर भी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ इवॉल्व करते हैं। ठीक है। तो ये जो इवोल्यूशन, ये जो स्कूल है जिसने बोला कि कल्चर भी इवॉल्व करता है, इसी स्कूल को बोलते हैं क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म। और क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म को हम 19th सेंचुरी इवोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि जो मैंने बताया कि एक और स्कूल ऑफ थॉट है जो बाद में आया, नियो इवोल्यूशनिज्म, वो 20th सेंचुरी था। तो उसे कहते हैं 20th सेंचुरी इवोल्यूशनिज्म, नियो इवोल्यूशनिज्म। और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है 19th सेंचुरी इवोल्यूशनिज्म, क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, टाइलर, मॉर्गन एंड फ्रेजर। अच्छा, इसके पहले कि हम और आगे बढ़ें, एक सिंपल पॉइंट बहुत क्लियर है जानना, एंथ्रोपोलॉजी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जानना चाहिए। कल्चर शब्द का अर्थ। आप बोलेंगे सर क्या बकवास कर रहे हैं, कल्चर किसको नहीं पता? किसको नहीं पता क्या होता है कल्चर? कल्चर मतलब यार सभ्यता, संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है, अच्छे कल्चर, बुरे कल्चर। और जिसके पास ये बहुत कल्चर्ड बंदा है, जो अच्छा कुर्ता पजामा पहन के रविंद्र संगीत सुनने वाला, और अच्छी अच्छी आदतें आदतों वाला बंदा, अच्छे कल्चर का बंदा, फिर बुरे कल्चर है, सब होता है। तो वो कल्चर है, बट नहीं, दैट इज नॉट कल्चर। एंथ्रोपोलॉजी में उसे कल्चर नहीं कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में कल्चर मतलब हमारी सभ्यता, संस्कृति, इसको हम समझते हैं। बट एंथ्रोपोलॉजी में कल्चर का मतलब है एनीथिंग दैट इज मैन मेड, कुछ भी जो इंसान ने बनाया है, जो नेचुरल नहीं है, जो बायोलॉजिकल नहीं है, नेचुरल नहीं है, जो मैन मेड है। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मेरा हेयर कैसा होगा, कर्ली होगा कि स्ट्रेट होगा, मेरी आंख कैसी दिखेगी, ब्राउन होगी, ब्लू होगी, कैसी होगी, ये डिपेंड करता है जेनेटिक्स के ऊपर। ये मेरे पिताजी या माताजी से मेरे पास आया, ये मुझे किसी ने, ये बायोलॉजिकली नेचुरली मेरे पास चलता आ रहा है। ठीक है, ये जेनेटिक्स है। लेकिन कुछ चीजें जो मुझे माता पिता से मिली, फॉर एग्जाम्पल माता पिता ने मुझे बोलना सिखाया, वो मैं अपने आप लेके पैदा नहीं हुआ। मेरे बाल कैसे होंगे, मेरी आंखें कैसी होंगी, ये सब चीजें मेरे कोशिकाओं में, मेरे जेनेटिक्स में, मेरे जीन में, मेरे डीएनए में लेके पैदा हुआ मैं। इसके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, इसको मैंने इनहेरिट किया, ये इनहेरिट है। हम्म, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे माता पिता से मिली, जिसको ऑटोमेटिकली मुझे नहीं आया, मेरे पास सिखाना पड़ा मुझे। क्या है? भाषा, लैंग्वेज। कपड़ा पहनना चाहिए, नंगा नहीं घूमना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए बड़ों के सामने, पूजा पाठ करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये खा सकते हैं, वो नहीं खा सकते हैं, नीचे बैठ के ऐसे मत नहीं करो, खड़े होके वो मत करो, ये सब चीजें, ये सब सारे जो नियम कानून बहुत कुछ हैं। ठीक है। ये सारे प्लस घर। घर ऑटोमेटिकली नहीं बनता, लोग बनाते हैं। घर, टूल्स, मशीन, कपड़े, कुछ भी, एनीथिंग दैट इज मैन मेड इज कॉल्ड कल्चर इन एंथ्रोपोलॉजी। एक और उदाहरण से समझाता हूं। अगर मैं चींटियों के अंडे, एग्स ऑफ एंट, चींटियों के अंडों को उठा के मैं एक ऐसे टापू, एक आइलैंड पे रख देता हूँ जहां पे पहले से चींटियां नहीं है। उस टापू पे मैंने अंडों को रख दिया, अंडे फूटे, उसमें से चींटियां निकली। चींटियां निकल के खाना खोजने लगी, उन्होंने खाना खोजने लगी, और उन्होंने वहां पे एक एंट कॉलोनी बनाई, उनकी जो कॉलोनी होती है। ठीक है। ये सब चीजें एंट्स कर पा रही हैं, उनको किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने उनको नहीं सिखाया कि ये करना है, बट वो कर लेती हैं, अपने आप खाना खोज लेती हैं। सांप के बच्चे अंडे से निकल के ही शिकार करना शुरू कर देते हैं, किंग कोबरा के बच्चे। उनको सिखाना नहीं पड़ता है कि शिकार कैसे करना है। क्यों? क्योंकि ये चीज जेनेटिक है।
वो जेनेटिकली इनहेरिट कर रहे हैं, उनके उनके जीन में ये चीज ऑटोमेटिकली आ रहा है। आप इंसान के बच्चे को पैदा होते ही एक टापू पे छोड़ दीजिए जहाँ पे कोई नहीं है उसे सिखाने के लिए, वो बच्चा तो सरवाइव नहीं करेगा। अगर मान लीजिए सरवाइव कर भी गया, तो क्या वो मेरे और आपके जैसे बोलना सीख पाएगा? क्या वो मेरे आपके जैसे चलना, बोलना, कैसे क्या पहनना, कपड़ा पहनना, क्या करना क्या नहीं करना, प्रणाम करना, बातें करना, पूजा पाठ करना, ये क्या सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। बिकॉज ये चीजें ऑटोमेटिकली हम लेके पैदा नहीं होती, ये हमें कोई सिखाता है, ये हमें कोई पास ऑन करता है, क्योंकि ये सब चीजें मैन मेड हैं। ये बायोलॉजिकल चीजें नहीं है हमारे शरीर में, ये मैन मेड है। लोगों ने ये नियम कानून बनाए हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये मैन मेड चीजें टेंजिबल हो सकती हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि घर, हाउस, टूल्स, ठीक है, ये सब चीजें। या इनटेंजिबल, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जैसे कि भाषा, लैंग्वेज, रिलीजियन, रिलीजियन, कस्टम्स, ठीक है, रीति रिवाज। ये सब चीजें इंटेंजिबल हैं। टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, बनाया किसने है? इंसान ने है। मैन मेड चीजें हैं। सो ये सारी की सारी मैन मेड चीजें कल्चर का हिस्सा है इन एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में इसी को कल्चर कहते हैं। सो हमारी आम बोलचाल की भाषा में कोई हो सकता है जिसे हम बोल सकते हैं कि इसका कल्चर ही नहीं है यार, कुछ नहीं आता इसे, कहाँ जहां तहां चलते हुए रास्ते पे थूकता रहता है, कोई कल्चर नहीं है इसका, एकदम अनकल्चर्ड है। सो आम बोलचाल की भाषा में कोई अनकल्चर्ड हो सकता है जिसका कोई कल्चर नहीं है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में कोई भी अनकल्चर्ड नहीं होता है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ कल्चर है। अगर वो थूक भी रहा है रास्ते पे चलते हुए, वो भी किसी ने उसको सिखाया है, वो उसका कल्चर है, खराब कल्चर है लेकिन कल्चर है उसके पास। ठीक है। सो एंथ्रोपोलॉजी में एनीथिंग, कुछ भी जो हमने सीखा, हमने हमें हमें किसी ने सिखाया या दिया, हैंड ओवर किया, जो कि नेचुरल नहीं है, मैन मेड है, ऑल दैट इज कल्चर। ठीक है। सो अब कल्चर क्या है ये हमने समझ लिया। तो अब जल्दी से हम क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म के अगले स्लाइड में जाते हैं। स्लाइड तो नहीं है, पीडीएफ है ये। क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म जो इवोल्यूशन वाला स्कूल है, जो ये मानता है कि सिर्फ जीव जंतु नहीं, कल्चर भी इवॉल्व करता है, कल्चर भी आस्ते आस्ते सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ उन्नति करता रहता है, प्रोग्रेस करता है। इसको कहते हैं इवोल्यूशनरी स्कूल। दो टाइप के हैं, एक है 19th सेंचुरी पहले वाले, जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट किया, 19th सेंचुरी वाले इवोल्यूशनिस्ट, जिनको क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट कहते हैं। और एक 20th सेंचुरी में बाद में आने वाले इवोल्यूशनिस्ट, जिनको हम नियो इवोल्यूशनिस्ट बोलते हैं, इनको बाद में पढ़ेंगे। क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म के स्कूल ऑफ थॉट में, डिपेंडिंग ऑन देयर कंट्री, देयर ज्योग्राफी, तीन स्कूल्स हैं। एक है ब्रिटिश स्कूल, जहाँ पे हैं टाइलर और फ्रेजर सबसे इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन स्कूल, इकलौता बंदा मॉर्गन। और जर्मन स्कूल, जहाँ पे बैकोफेन और बैस्टियन है। याद रखिए कि ये जर्मन जो है, कहीं कहीं पे आपको जर्मन ऑस्ट्रियन भी दिख सकता है, या ऑस्ट्रो जर्मन भी दिख सकता है। इसका कारण ये है कि हम बात कर रहे हैं 1880s 1890s की। तब ऑस्ट्रिया जर्मनी अलग देश नहीं हुआ करते थे, तब एक ही हुआ करते थे, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। ऑस्ट्रिया और जर्मनी दोनों अलग अलग कब हुए, अलग अलग देश कब हुए, ये आप नीचे कमेंट में बताइए। सो जर्मन स्कूल को हम जर्मन ऑस्ट्रियन या ऑस्ट्रो जर्मन भी बोल सकते हैं, फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है। सो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म क्या है? क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन वो प्रोसेस है जहां पे different forms are produced or developed in an orderly manner. It's a movement from simple to complex. कोई भी चीज एक सिंपल स्टेज से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करती है थ्रू मेनी स्टेजेस। बीच में काफी सारे स्टेजेस होते हैं, अलग अलग नए नए स्टेजेस पैदा होते हैं, और हर एक स्टेज में एक प्रोग्रेस, हर एक स्टेज पहले वाले स्टेज से बेटर होता है। ये हुआ सिंपल, थोड़ा बेटर, थोड़ा बेटर, थोड़ा बेटर, डिफरेंट स्टेजेस से होते होते हम कॉम्प्लेक्स तक पहुंच जाते हैं। सिंपल से कॉम्प्लेक्स थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, इसको कहते हैं इवोल्यूशन। क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म वो स्कूल ऑफ थॉट है जो बिलीव करता है कि सिर्फ जीव जंतु नहीं, कल्चर एज अ होल एज वेल एज इट्स कंपोनेंट्स भी इवॉल्व करते हैं। सो सिर्फ जीव जंतु नहीं, पूरा का पूरा कल्चर इवॉल्व करता है, और कल्चर के कंपोनेंट्स भी इवॉल्व करते हैं। सो कल्चर तो इवॉल्व करता ही है, कल्चर के अंदर जो कंपोनेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है कल्चर के अंदर? टेक्नोलॉजी है, कल्चर के अंदर लैंग्वेज है,
कल्चर के अंदर मैरिज है, कल्चर के अंदर रिलीजियन है। सो ये रिलीजियन भी इवॉल्व करता है, टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व करती है, लैंग्वेज भी, मैरिज कस्टम्स भी। सो कल्चर, ओवरऑल कल्चर भी इवॉल्व करता है, और कल्चर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये भी इवॉल्व करते हैं। ओवरऑल सब इवॉल्व करते हैं, कल्चर भी इवॉल्व करता है, और कल्चर के जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं लाइक मैरिज, फैमिली, कस यू नो किनशिप, रिलीजियन, टेक्नोलॉजी, ये सब भी प्रोग्रेस करते रहते हैं। और कैसे प्रोग्रेस करते हैं? दे प्रोग्रेस इन अ यूनिलीनियर सीक्वेंस, स्टेज आफ्टर स्टेज। यूनिलीनियर मतलब एक सिंगल लाइन में, एक स्टेज के बाद दूसरे स्टेज में, एक सिंगल लाइन में इवॉल्व करते हैं। सो हमेशा कल्चर या फिर उसके कंपोनेंट्स, मैरिज, रिलीजियन, एटसेट्रा, फैमिली, ये सब सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं थ्रू डिफरेंट स्टेजेस इन अ सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन में। ठीक, ऐसा नहीं कि एक इसमें से बहुत सारी लाइनें निकल गई, एक सिंगल लाइन है, मल्टीपल लाइंस नहीं है। ये इनका बोलना है, मेरा बोलना नहीं है। ठीक है। इनका बेसिक अजम्पशंस क्या है? अजम्पशंस का मतलब है कि इनके थ्योरीज के मूलभूत क्या पॉइंट्स हैं, व्हाट आर देयर मेन पॉइंट्स। इनके मेन पॉइंट्स में हम आज दो पॉइंट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, कल्चरल पैरेलल्स और साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। और मेथोडोलॉजी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियोस हमें वीडियोस छोटे छोटे रखने हैं, ताकि देखने में मजा आए, ज्यादा बोरिंग ना लगे। ठीक है। सो इनका जो मेन अजम्पशंस था, जो इनका मेन थ्योरी के मेन पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर पैरेलल्स। ह्यूमन कल्चर एवरीवेयर इवॉल्व्स थ्रू द सेम स्टेजेस, यूनिलीनियर प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। ठीक है। तो ये कहते हैं कि ह्यूमन कल्चर आप कहीं भी देख लीजिए, या वो अफ्रीका है, ये हो गया इटली, ये हो गया पोर्चुगल और स्पेन, ये हो गया फ्रांस, और ये हो गया नॉर्वे, स्वीडन, और ठीक है, ये मोर और लेस। ठीक है, एक हमने बना दिया, यहाँ पे एक छोटा सा हम ऑस्ट्रेलिया भी बना देते हैं। ठीक है। न्यूजीलैंड, अमेरिका क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि अमेरिका हमारे ज़्यादातर आर्कियोलॉजिकल डिस्कशंस में नहीं आता है, बिकॉज इंसान वहाँ पे 10,000 साल पहले ही पहुंचे हैं। इंसान अमेरिकाज में, नॉर्थ साउथ अमेरिका में 10-12 हज़ार साल पहले पहुंचे हैं। सो वहाँ पे हमें स्टोन एज और ये सब नहीं मिलता है यूजुअली। ठीक है। सो तो इनका कहना है कि या तो आप अफ्रीका की बात करें, या आप यूरोप की बात करें, या सेंट्रल एशिया की बात करें, या ईस्टर्न ईस्टर्न यूरोप की बात करें, या फिर आप एशिया की बात करें, या फिर आप चाइना, इंडिया, जहाँ जहाँ की बात करें, हर जगह पे देखने को मिलता है कि कल्चर एक ही लाइन में ट्रैवल करता है। अफ्रीका में भी हमको पहले दिखा कि लोग पहले हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, उसके बाद लोगों ने जानवर पालने शुरू कर दिए, पैस्टोरलिज्म में चले गए। उसके बाद लोगों ने खेती बाड़ी करके एग्रीकल्चर में चले गए, और आगे जाके और भी आगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रीज बननी शुरू हो गई। अफ्रीका में हमको ये दिखा, यूरोप में भी हमको यही दिखा, एशिया में भी यही दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी यही, हर जगह एक ही स्टेज फॉलो हो रहा है। बट क्या आज की तरह उस टाइम पे भी नेचर ऑफ कम्युनिकेशन था? मतलब जैसे आज हम क्या कर रहे हैं, हम इंडिया में बैठे हैं, अमेरिका वाले या अपने फ्रेंड को अफ्रीका में फोन करेंगे, भाई हमारे यहाँ पे तो ये चल रहा है, तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है? तो वो बोलेगा हमारे यहाँ फॉग चल रहा है। नहीं, बैड जोक, बहुत खराब मजाक था, सॉरी। सो हम उसको फोन करें, भाई तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है? तो बोलेगा भाई हमारे यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है। तो बोले अच्छा, तुम ऐसा कर रहे हो, चलो हम भी वैसा करेंगे। तो हमने उससे बात कर ली, बात करके हमने उससे आइडिया लेके हमने सेम स्टेज फॉलो शुरू करना कर दिया। ये तो आज हम कर सकते हैं, बिकॉज आज हमारे पास फोन है, हम किसी को भी कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और उनसे पूछ सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनके यहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं हंटिंग गैदरिंग, आज से हजारों 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 साल पहले, ना कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ना कुछ। यूरोप वालों को पता नहीं कि अफ्रीका में क्या चल रहा है, अफ्रीका वालों को पता नहीं एशिया में क्या चल रहा है, फिर भी हर जगह एक ही स्टेज कैसे? हर जगह हंटिंग गैदरिंग, उसके बाद पैस्टोरलिज्म, उसके बाद एग्रीकल्चर, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये सेम स्टेजेस हर जगह कैसे फॉलो हो रहे हैं? तो क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट कहते हैं कि हर जगह ह्यूमन सोसाइटीज कहीं पर भी हो, वो एक प्रोग्रेसिव यूनिलीनियर, यूनिलीनियर और प्रोग्रेसिव
वे में सोसाइटी और कल्चर आगे बढ़ता है। यूनिलिनियर मतलब सिंगल लाइन में, ठीक है। और प्रोग्रेसिव मतलब हमेशा बेहतर होते जा रहा है। पहले हंटिंग गैदरिंग, फिर पैस्टोरलिज्म, फिर एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो देर इज प्रोग्रेस, देर इज इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड मूविंग इन अ सिंगल लाइन। हर जगह ऐसा होता है। और बिना किसी कम्युनिकेशन के भी सब जगह पे सेम चीज हो रहा है। सो ए वाले कॉन्टिनेंट में जो हो रहा है, बी में भी वही हो रहा है, सी में भी वही हो रहा है, डी में भी हो रहा है। आप किसी भी महाद्वीप में है, किसी भी कॉन्टिनेंट में एक ही चीज हो रहा है। तो क्या दिख रहा है? सारे कल्चर एक लाइन में जा रहे हैं, एज इफ पैरेलल लाइंस। दिस इज कॉल्ड कल्चर पैरेलल्स। कल्चर हर जगह एक ही तरह के पैटर्न से, एक ही लाइन की तरह से आगे बढ़ता है। वेदर यूरोप हो, अफ्रीका हो, एशिया, कहीं भी हो, पहले हंटिंग गैदरिंग, फिर पैस्टोरलिज्म, फिर एग्रीकल्चर, फिर तो हर जगह अगर एक ही तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो कल्चर्स क्या कर रहे हैं? पैरेलल लाइन की तरफ मूव कर रहे हैं। वो आपस में मीट नहीं कर रहे हैं, बट पैरेलल लाइंस, सारे पैरेलल, रेल की पटरी की जैसे, एक पटरी जहां जा रही है दूसरी पटरी वहीं जा रही है। पैरेलल लाइंस की तरफ मूव कर रहे हैं सारे कल्चर्स। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर पैरेलल्स। ठीक है, ये पहला उनका कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। दूसरा कॉन्सेप्ट है साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। तो उनको पूछा गया कि भाई ठीक है, आप तो बोल रहे हैं कि हर जगह एक ही चीज फॉलो हो रहा है, ठीक है, बट हो कैसे रहा है? उनके पास तो फोन नहीं है, लैंडलाइन नहीं है, मोबाइल नहीं है, जियो का कनेक्शन नहीं है फ्री वाला। फिर कैसे हो? अभी तो जियो फ्री नहीं है, काफी पैसे चार्ज कर रहा है जियो। बट लोगों ने इनको पूछा कि भाई कैसे ऐसा हो रहा है कि हर जगह एक ही कैसे फॉलो हो रहा है? अब इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दें आप, ये भी बताएं कैसा हो कैसे रहा है। तो क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट वाले टाइलर ने कहा कि इट इज बिकॉज ऑफ साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। मतलब इंसान का दिमाग, वो कहीं भी रहे, अफ्रीका में हो, यूरोप में हो, चाहे एशिया में हो, दिमाग एक ही तरह से सोचता है। अगर जहां भी है, अगर वहां बारिश बहुत होती है, तो लोग ऐसे छत बनाएंगे ताकि बारिश का पानी उस पर ना टिके। वो जहां कहीं भी हो, अगर उनको एक पत्थर मिल गया जिसको शेप किया जा सकता है, तो वो उसको पॉइंटेड शेप ही बनाएंगे ताकि वो उससे शिकार कर सके। ठीक है। वो जहां कहीं भी हो, अगर उनको एक बड़ा जानवर मिलता है, तो वो झुंड बना के शिकार करेंगे, अकेले मारने नहीं जाएंगे। सो इंसान जहां कहीं भी हो, सेम सिचुएशन में इंसान का दिमाग हमेशा सेम तरह से सोचता है। तो वह अफ्रीका में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे एशिया में हो, हर जगह इंसान का दिमाग एक ही तरह से सोचता है, एक ही तरह से चिंता भाव मतलब करता है, और एक ही तरह से आइडियाज निकालता है। उसी इसीलिए हर जगह हमें पहले स्टोन एज, उसके बाद कॉपर ब्रॉन्ज, उसके बाद आयरन एज, या फिर हर जगह हमें पहले हंटिंग गैदरिंग, उसके बाद पैस्टोरलिज्म, उसके बाद एग्रीकल्चर। हर जगह एक ही स्टेज दिखते हैं, क्योंकि हर जगह इंसान का दिमाग एक ही तरह से सोचता है। इसे कहते हैं साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। सो ये दो मेन कॉन्सेप्ट थे उनके। उन्होंने कहा हर जगह दिमाग एक ही तरह से सोचता है, इसको कहते हैं साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। और इसकी वजह से होता क्या है कि कल्चर हर जगह पैरेलल लाइंस में मूव करता है, विच इज कॉल्ड कल्चर पैरेलल्स। तो ये उनका बेसिक टेनेट्स, उनका बेसिक अजम्पशंस है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि उन्होंने क्या मेथड्स यूज किए, उनकी मेथोडोलॉजी क्या थी। आपको एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में ये सब आंसर में लिखना पड़ेगा कि उनका बेसिक एजम्पशन क्या था, उनका मेथोडोलॉजी क्या था, उनका क्रिटिसिज्म क्या है। तो हम अगले क्लास में देखेंगे मेथोडोलॉजी, वो क्या मेथड्स यूज करते थे अपनी थ्योरीज को टेस्ट करने के लिए और उसको प्रूव करने के लिए। ठीक है। सो इस क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, माय नेम इज चंद्रशेखर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।